Hello and welcome back to the Samad Academy. Topic is registration under GST. इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ जीएसटी रजिस्ट्रेशन कौन कौन से हैं, उनको रजिस्ट्रेशन किसी भी पार्टी को रजिस्ट्रेशन करने के लिए कौन से नॉर्म्स फॉलो करने पड़ते हैं, थ्रेशोल्ड लिमिट क्या है फॉर डिफरेंट स्टेट, एंड अगर इन केस हमें जीएसटी रजिस्ट्रेशन करना पड़ा तो हम जीएसटी का रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हैं। सो ओवरऑल इस वीडियो में हम टाइप्स ऑफ जीएसटी रजिस्ट्रेशन एंड द प्रोसेस ऑफ जीएसटी रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी ये देखने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करें अगर तो टाइप्स ऑफ रजिस्ट्रेशन। सी देखो, टाइप्स ऑफ रजिस्ट्रेशन यानी कि रजिस्ट्रेशन किस किस तरीके से हो सकता है। रजिस्ट्रेशन होने के जो प्रोसेस है वो एक तो कहलाएगा माइग्रेशन। जो माइग्रेशन इन द सेंस जब जीएसटी स्टार्ट हुआ था दैट इज इन जुलाई 2017, तो बहुत सारे जो बिजनेस हाउसेस थे जिनका ऑलरेडी सर्विस टैक्स में, एक्साइज में, वैट में रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी हो रखा था, तो उनको बाय डिफॉल्ट माइग्रेट होना था दैट इज ओल्ड टैक्स मैकेनिज्म टू न्यू टैक्स मैकेनिज्म। सो वो जो बाय डिफॉल्ट इन नेचर था वो कहलाया माइग्रेशन यानी कि माइग्रेशन की वजह से फ्रॉम ओल्ड टैक्स स्ट्रक्चर टू न्यू टैक्स स्ट्रक्चर, तो ये जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस हुआ ये कहलाया माइग्रेशन टाइप ऑफ रजिस्ट्रेशन। सेकेंड आता है बेस्ड ऑन टर्नओवर। अंडर जीएसटी किसी को भी अगर रजिस्ट्रेशन करना है, प्रोसेस ऑफ रजिस्ट्रेशन फॉलो करना है, तो डेफिनेटली उसका टर्नओवर देखा जाता है। टर्नओवर इन टर्म्स ऑफ गुड्स एंड इन टर्म्स ऑफ सर्विसेज, एंड साथ साथ में ये भी देखा जाएगा कि पर्टिकुलर बिजनेस हाउस का स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी कौन सा है, बिकॉज यहाँ पे जीएसटी का रजिस्ट्रेशन फॉर स्पेशल स्टेट्स के लिए कुछ डिफरेंट टर्नओवर लिमिट सेट की गई है। फिर आता है वॉलेंटरी रजिस्ट्रेशन कि जो फॉल नहीं करते हैं, इस पर रूल के हिसाब से फॉल नहीं करते हैं, बट उनको वॉलेंटरी जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करना ही है। और फिर आता है अदर्स जैसे कि सुओमोटो यानी कि सुओमोटो वो होता है कि जिनका टर्नओवर क्रॉस हो गया और जो जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करना चाहिए बट उन्होंने नहीं किया, जानबूझ के नहीं किया, तो ऐसे केस में डिपार्टमेंट वाले सामने से खुद से एक्शन लेते हैं और उस पर्टिकुलर जो बिजनेस हाउस है उसका जीएसटी रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस फॉलो स्टार्ट कर देते हैं। दैट मीन्स उनका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट कर देते हैं, देन आफ्टर उसके बाद उस बिजनेस हाउस को कंटिन्यू करना होता है। सो ये टाइप्स ऑफ रजिस्ट्रेशन कहलाएंगे, जैसे कि माइग्रेशन हो गया, टर्नओवर बेस हो गया, वॉलेंट्री हो गया, अदर केसेस हो गए। तो ये रजिस्ट्रेशन के आप डिफरेंट सोर्स या फिर टाइप समझ सकते हो। पर्सन लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन। अब कौन कौन से पर्सन है जो रजिस्ट्रेशन के लिए लायबल है? डेफिनेटली एवरी सप्लायर शैल बी लायबल टू रजिस्टर अंडर दिस एक्ट इन द स्टेट और यूनियन टेरिटरी फ्रॉम वेयर द मेक्स दैट ही मेक टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज। अगर उसका टर्नओवर, एग्रीगेट टर्नओवर इन फाइनेंशियल ईयर एक्सीड, अगर उसका जो स्पेशल टर्नओवर है जो डिफाइन किया हुआ दैट इज अकॉर्डिंग टू स्टेट, यानी कि स्पेशल स्टेट के लिए अलग है टर्नओवर, अगर गुड्स है तो अलग है, सर्विसेज है तो अलग है। अगर जो स्पेसिफाइड टर्नओवर है फॉर हिज स्टेट ऑफ बिजनेस, तो इस केसेस में अगर टर्नओवर क्रॉस होता तो डेफिनेटली ही नीड टू फाइल फॉर रजिस्ट्रेशन। अपने बिजनेस को रजिस्टर करना ही चाहिए और हर पर्सन को ये कंपलसरी है, लायबल है, दे आर लायबल टू रजिस्टर देयर बिजनेस हाउस अंडर जीएसटी एक्ट। सो ये स्पेशल स्टेट्स क्या है, कैटेगरीज क्या है, जैसे कि स्टेट और यूनियन टेरिटरी विद अ थ्रेशोल्ड लिमिट ऑफ ₹10 लाख ऑफ गुड्स और सर्विस बोथ। अगर इनका टर्नओवर दैट इज 10 लाख रुपीस के ऊपर जाता है तो इनको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। कौन से स्टेट है वो? मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, मिजोरम। तो ये ऐसे स्टेट्स है जहां पे अगर टर्नओवर अबाउट 10 लाख रुपीस जाता, चाहे वो गुड्स का हो चाहे सर्विसेज का हो, डेफिनेटली बिजनेस हाउस को जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करना कंपलसरी है। अगर हम बात करें दूसरे दैट इज अदर स्टेट की, जैसे कि जहां पे थ्रेशोल्ड लिमिट फॉर गुड्स इट इज 20 लाख और सर्विसेज, यानी कि ऐसे स्टेट जिनका गुड्स और सर्विस
दोनों का टर्नओवर अबाउट 20 लाख रुपीस जा रहा है तो वहां पे जीएसटी रजिस्ट्रेशन करना कंपलसरी, दैट इज अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मेघालय, सिक्किम, पुडुचेरी, तेलंगाना। तो ये स्पेशल स्टेट्स हो गए, ये स्पेशल स्टेट्स प्लस यूनियन टेरिटरीज, 4 प्लस यहाँ पे देखा जाए तो 6, 10, टोटल 10 स्पेशल कैटेगरीज में काउंट होते हैं जहां पे 10 लाख 20 लाख का टर्नओवर है। बट फॉर द रेस्ट ऑफ इंडिया यानी कि अदर देन दैट अगर आपका टर्नओवर इन केस ऑफ गुड्स इफ इट इज 40 lakhs एंड इन टर्म्स ऑफ सर्विसेज इफ इट इज अबाउट 20 lakhs, देन आपको जीएसटी का रजिस्ट्रेशन करना कंपलसरी हो जाता है। सो इन टर्म्स ऑफ सर्विस इफ इट इज अबाउट 20 लाख, इन टर्म्स ऑफ गुड्स इफ इट इज अबाउट 40 lakhs। तो यहाँ पे कुछ केस स्टडी दे रखे हैं, जैसे यूपी में अगर आपका ऑफिस है दैट इज बिजनेस है और आप गारमेंट यानी कि गुड्स का सेल करते हो, टर्नओवर 35 लाख रुपीस है, तो क्या गुड्स के केसेस में 35 लाख रुपीस में रजिस्ट्रेशन करना कंपलसरी है? नहीं, बिकॉज 40 का वहां की लिमिट कितनी है? 40 है। तो इसी तरह से आपको यहाँ पे डिफरेंट केसेस दिए हुए, जैसे यूपी में सर्विस, तो सर्विस के केस में कितना टर्नओवर है? 20, तो ऑब्वियस सी बात है रजिस्ट्रेशन करना यहाँ पे कंपलसरी बन जाता है। सो ये तो रहे स्पेशल स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज जहाँ पे according to the nature of their turnover, that is turnover base and state base, they have to file there for registration of their business houses. So अब बात करें टर्नओवर की, तो टर्नओवर तो हमने देखा कि 10 लाख है, 20 लाख है, 20 लाख क्या प्लस 40 लाख भी है। तो बट टर्नओवर में काउंट क्या क्या होता है? टर्नओवर मींस व्हाट एग्जैक्टली, टर्नओवर में क्या क्या चीजें होती है? टर्नओवर अगर आप समझो तो सिंपल आप समझोगे तो सेल ऑफ पर्टिकुलर गुड्स और पर्टिकुलर सर्विसेज, यस सेल ही कहलाता है। बट सेल भी डिफरेंट केस हो सकते हैं, जैसे कि आपका टैक्सेबल सप्लाई हो सकता है, आपका एग्जेम्प्ट सप्लाई हो सकता है, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज बोथ, इंटरस्टेट सप्लाई हो सकता है। ये सब चीजें जो है ना आपके टोटल टर्नओवर में काउंट होंगे, एग्रीगेट टर्नओवर में काउंट होते हैं। बट कुछ चीजें ऐसी हैं जैसे कि इनवर्ड सप्लाई ऑन विच आरसीएम इज पेएबल, यानी कि ऐसे एक्सपेंसेस जो आपने इंपोर्ट किए हैं या फिर आपने परचेज किए जिसपे आरसीएम बेसिस पे टैक्स पे करना है, वो आपके टर्नओवर एग्रीगेट टर्नओवर में काउंट नहीं होते हैं। और टैक्सेस दैट इज सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी और सेस, ये भी आपके टर्नओवर में कभी भी काउंट नहीं होता। यानी कि अगर 1000 रुपए का प्रोडक्ट का टैक्सेबल वैल्यू है, उसके ऊपर टैक्स लगाए तो आपका टर्नओवर में सिर्फ 1000 रुपए ही काउंट किए जाएंगे, चाहे वो टैक्सेबल सप्लाई हो, चाहे वो एग्जेम्प्ट सप्लाई हो, चाहे वो गुड्स सर्विस का हो या गुड्स का एक्सपोर्ट हो या इंटरस्टेट सप्लाई हो। सो दीज आर एडेड इन योर एग्रीगेट टर्नओवर एंड दीज आर नॉट इंक्लूडेड इन योर टर्नओवर डेफिनेशंस। सो इस बेसिस पे आपको आइडेंटिफाई करना है कि अगर मेरा टर्नओवर अबव दैट डिफाइंड लिमिट जा रहा है तो डेफिनेटली अगर मेरा स्टेट पर्टिकुलर रीजन के हिसाब से यहाँ पे ये टर्नओवर लिमिट सेट है, तो यहाँ के हिसाब से अगर मुझे रजिस्ट्रेशन लेना है तो लेना पड़ेगा। कैलकुलेशन ऑफ थ्रेशोल्ड लिमिट, तो एग्रीगेट टर्नओवर और यहाँ पे थ्रेशोल्ड लिमिट, जैसे एग्जांपल यहाँ पे कुछ केसेस दिए हुए हैं, समझते हैं हम लोग। अ कंपनी हैज ब्रांचेस इन तमिलनाडु, दैट इज TN कॉल तमिलनाडु एंड महाराष्ट्र, दो जगह पर ऑफिसेस है। टैक्सेबल टर्नओवर इन ईच स्टेट इज 15 लाख एंड 7 लाख, तमिलनाडु में 15 लाख, महाराष्ट्र में 7 लाख। Whether the company is required to be registered in GST or not, तो ऐसे केसेस में क्या जीएसटी रजिस्ट्रेशन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? दो स्टेटमेंट के ऑफिसेस हैं। सिंस द टर्नओवर ऑफ द एंटिटी एक्सीड, बिकॉज सी इनका ब्रांचेस है तो ऑब्वियस है, तो ब्रांचेस है तो इनका पैन तो सेम रहेगा, दैट इज कॉल्ड पैन नंबर। पैन नंबर सेम रहेगा तो इनका जो टोटल टर्नओवर हो गया 15 लाख प्लस 7 लाख 22 लाख हो गया। सो तो सिंस द टर्नओवर ऑफ द एंटिटी एक्सीड 20 लाख, the company is required to be registered in the both states. Simple, यानी कि अगर आपका टर्नओवर है, बिकॉज तमिलनाडु और महाराष्ट्र इज अ नॉर्मल स्टेट, और ये ऑब्वियस सी बात है अगर इनका सप्लाई है, सप्लाई इन द सेंस अगर मैं बात करूं दैट इज सर्विस एग्जांपल के तौर पे, यहाँ पे क्वेश्चन में दिया नहीं है कि गुड्स है या सर्विस है। अगर मान लो सर्विस है तो इनका जो सर्विस है तो वो तमिलनाडु में 15 लाख है, 7 लाख है, तो देखा जाए तो 20 लाख के नीचे, लेकिन ये पैन बेस होता है, पैन बेस में यानी 15 प्लस 7 22 लाख रुपए टोटल इनका जो है पूरा का पूरा टर्नओवर हो गया। तो ऑब्वियस बात है इट इज क्रॉसिंग द लिमिट ऑफ थ्रेशोल्ड लिमिट, दैट इज 20 लाख। सो इन सच केसेस टर्नओवर उनका 20 लाख के ऊपर जा रहा है तो कंपनी को डेफिनेटली बोथ द स्टेट यानी कि दोनों स्टेट में जीएसटी रजिस्ट्रेशन करना कंपलसरी बन जाता है। सेकंड क्वेश्चन में दे रखा है अ कंपनी हैज ब्रांचेस इन तमिलनाडु, दैट इज एक नॉर्मल स्टेट है, मणिपुर एक स्पेशल स्टेट है,
द टर्नओवर इन ईच ऑफ द स्टेट इज 9 लाख, यहाँ पे तमिलनाडु में 9 लाख है, एंड 2 लाख है जो आपका मणिपुर में. वेदर द कंपनी इज रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड जीएसटी और नॉट. सिंपल, सिंस द कंपनी हैज द प्रेजेंट स्पेशल कैटेगरी स्टेट. मैंने बताया मणिपुर एक स्पेशल कैटेगरी स्टेट है. द थ्रेशोल्ड लिमिट इज 10 लाख. तो मणिपुर का थ्रेशोल्ड लिमिट कितना था? 10 लाख. द एंटिटी विल बी रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड इन द बोथ द स्टेट. सो तो तमिलनाडु में है, तो अब देखो 9 + 2 कितना हो गया? 11. ऑब्वियस बात है 11 है, 20 का क्रॉस नहीं हो रहा. अगर नॉर्मल स्टेट होता है तो 20 की लिमिट देखी जाती, बट यहाँ पे नॉर्मल स्टेट नहीं, बिकॉज मणिपुर एक स्पेशल स्टेट में आ गया. तो ऐसे केसेस में तमिलनाडु प्लस मणिपुर यानी कि नॉर्मल स्टेट प्लस स्पेशल स्टेट. तो इस केसेस में जो स्पेशल विच एवर इज लोअर यानी टर्नओवर कौन सा है अपना? मणिपुर का 10 लाख की लिमिट है. तो डेफिनेटली दोनों स्टेट में जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी हो जाता है. सो आई होप सो इट इज क्लियर कि अगर ऐसे केसेस में पैन बेस पे रजिस्ट्रेशन अपना थ्रेशोल्ड कैसे कैलकुलेट करना है और रजिस्ट्रेशन के लिए क्या फॉर्मूला कंप्यूट करना है, इट इज क्लियर विथ यू. सो दोनों केस स्टडी हमने देख लिया. केस स्टडी विथ एग्रीगेट टर्नओवर. अब एग्रीगेट टर्नओवर में हम क्या क्या चीजें काउंट करेंगे वो भी देख लेते हैं. सेल ऑफ लिकर बाय अ रेस्टोरेंट ₹25 lakhs एंड सेल ऑफ फूड एंड बेवरेजेस ₹9 lakh. व्हाट इज एग्रीगेट टर्नओवर? अब आपको पता होना चाहिए लिकर पे टैक्सेबल है या नहीं टैक्सेबल है, जीएसटी के अंदर आता है या नहीं आता है. ऑब्वियस सी बात है ये जीएसटी नॉन जीएसटी सप्लाई है. A trust run a school and collect fees from student, that is ₹50 lakh. Income from sale of old computer 1 lakh. तो what is aggregate turnover? इस केसेस में क्या होगा? बिकॉज स्कूल जो है एक अपना स्टूडेंट को 50 लाख रुपीज का सप्लाई कर रहा है, बट दैट इज नॉट कवर अंडर जीएसटी, ये एग्जेम्प्टेड है. तो क्या है इसका टर्नओवर कितना होगा? अगर ये इनकम फ्रॉम सेल ऑफ ओल्ड कंप्यूटर, अब ये ओल्ड कंप्यूटर सेल करे तो ये क्या है? इनका एक्चुअली टर्नओवर नहीं, बिकॉज ये कंप्यूटर असेट सेल किया तो ये टर्नओवर में काउंट नहीं होता है. A person has a farm in Ooty selling exempt good, by default exempt goods तो included है, taxable goods ये भी included है, also providing guest house services ₹3 lakh. और ये इनका गेस्ट हाउस सर्विस भी प्रोवाइड करते हैं बिकॉज इनका बाय डिफॉल्ट ये फार्म हाउस है, तो बाय डिफॉल्ट इनका तीनों का तीनों बाय डिफॉल्ट ये टर्नओवर में काउंट किया जाएगा. सो दिस आर द सम केस स्टडीज ऑफ एग्रीगेट टर्नओवर एंड थ्रेशोल्ड लिमिट, कि किस केसेस में लिमिट कैसे अपने को आइडेंटिफाई करनी है एंड टर्नओवर कैसे अमाउंट कैलकुलेट करना है. सो कंपलसरी रजिस्ट्रेशन. सो रजिस्ट्रेशन कंपलसरी किस किस केस में होता है? फर्स्ट कैटेगरी ऑफ पर्सन मेकिंग एनी इंटरस्टेट टैक्सेबल सप्लाई. तो बाय डिफॉल्ट अगर आप इंटरस्टेट सप्लाई करते हो, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में प्रोडक्ट या सर्विस सप्लाई करते हो, तो यस you are liable for GST registration. Point 2, casual taxable person making taxable supply. Casual मतलब normal person जो taxable product की supply कर रहा है. जैसे कि अगर आप मान लो कि कोई प्रोडक्ट सेल करते हो जो टैक्सेबल कैटेगरी में आता है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में या फिर एक जगह से दूसरी जगह पे आ रहे हो, तो ऑब्वियस सी बात आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा बेस्ड ऑन योर टर्नओवर लिमिट. पर्सन हु आर रिक्वायर्ड टू पे टैक्स अंडर रिवर्स चार्ज. यस, अगर आप अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में फॉलो कर रहे हो, जैसे कि आपका गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी है और आप रिवर्स चार्ज, बिकॉज गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी अंडर रिवर्स चार्ज डिफाइन है, तो डेफिनेटली आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन तो करना ही पड़ेगा. पर्सन हु आर रिक्वायर्ड टू पे टैक्सेस अंडर सब सेक्शन 5 ऑफ सेक्शन 9, दैट इज कॉल्ड ई कॉमर्स. इफ यू आर ऑपरेटिंग थ्रू ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, तो डेफिनेटली आपको जीएसटी का रजिस्ट्रेशन तो करना ही पड़ेगा. नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन मेकिंग टैक्सेबल सप्लाई. एनआरआई जो होते हैं, एनआरआई टैक्सेबल पर्सन अगर टैक्सेबल सप्लाई करते हैं तो उनको भी. पर्सन हु आर रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टैक्स अंडर सेक्शन 50 यानी टीडीएस, जो पर्सन टीडीएस डिडक्ट करते हैं तो डेफिनेटली उनको जीएसटी का रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा. पर्सन हु सप्लाई गुड्स और सर्विसेज ऑफ बोथ ऑन बिहाफ ऑफ द अदर रजिस्टर्ड पर्सन वेदर एज एन एजेंट और एक्टिंग एजेंट और अदरवाइज, मतलब यू आर वर्किंग एज अ कंसाइनमेंट एजेंट, तो डेफिनेटली आपको रजिस्ट्रेशन तो लेना ही पड़ेगा. एंड आईएसडी कॉल इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर. ओके, कैटेगरी ऑफ पर्सन हो गए. तो अब एग्जेम्पशन ग्रांटेड, किनको किनको छूट मिली हुई है? तो इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ टैक्सेबल सर्विसेज एंड टर्नओवर लेस देन 20 लाख. मैंने बताया था कि अगर आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में सप्लाई करते हो तो डेफिनेटली टैक्स तो देना ही पड़ेगा, बट अगर आपका 20 लाख के बिलो है तो ऑब्वियस सी बात हो फिर आपको यहाँ पे कोई छूट नहीं है. यानी कि पहले केसेस में आप इंटर स्टेट सप्लाई करोगे तो रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, लेकिन बिलो 20 लाख के नीचे है तो आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना ऑप्शनल है. ऑप्शनल मतलब इन द सेंस आप ले सकते हो इफ यू विश, अगर नहीं लेना है तो दैट इज योर रिक्वायरमेंट.
बट फॉर द सेफर साइड इट इज बेटर कि आपको मालूम है अगर इंटरस्टेट सप्लाई कर रहे हो इट इज बेटर कि आप ले लो, बिकॉज क्या होगा कि आप अगर विदाउट जीएसटी रजिस्ट्रेशन में नहीं रहते हो तो इसमें प्रॉब्लम क्या होगा कि आपका बायर अगर वो जीएसटी रजिस्टर्ड है, तो अगर वो जीएसटी रजिस्टर्ड है तो डेफिनेटली ही विल प्रीफर जीएसटी रजिस्ट्रेशन रजिस्टर्ड सप्लायर। वो सप्लायर ऐसा ढूंढेगा जो जीएसटी में रजिस्टर्ड हो, बिकॉज आप अगर रजिस्टर्ड नहीं हो तो आपने किसी से परचेज किया तो ऑब्वियस बात हो जो आपने टैक्स पे किया रहेगा परचेज पे वो आपके कॉस्ट में ऐड हो जाता है, और कॉस्ट में ऐड होने से क्या होता है कि आपकी मार्जिन जो है प्रोडक्ट का कॉस्ट प्लस टैक्स अमाउंट दोनों पे आपको ऐड करना पड़ता है। इससे हो सकता है कि आपका प्रोडक्ट की कॉस्टिंग थोड़ी सी बढ़ सकती है। तो अल्टीमेटली जो बायर है उसको इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने के लिए ऑब्वियस बात है वो ऐसा पर्सन ढूंढेगा जो जीएसटी में रजिस्टर्ड होगा। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन मेकिंग टैक्सेबल सप्लाई, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन मेकिंग टैक्सेबल सप्लाई ऑफ हैंडीक्राफ्ट गुड्स इन एग्रीगेट टर्नओवर डज नॉट एक्सीड 20 lakhs और 10 lakhs, यानी कि ये स्पेशल कैटेगरी स्टेट की बात हो रही है। 20 लाख फॉर नॉर्मल एंड 10 लाख फॉर द स्पेशल कैटेगरी स्टेट। अगर वो हैंडीक्राफ्ट सप्लाई करता है जिसका टोटल टर्नओवर इतने ऊपर से अबव नहीं है तो उसको रजिस्ट्रेशन करने की कंपलसरी जरूरत नहीं है, ऑप्शनल है। पर्सन हु आर रिक्वायर्ड टू पे द रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, मैंने बताया जैसे जीटीए, तो यहाँ पे जैसे एग्जांपल जीटीए की बात की मैंने, यहाँ पे एग्जांपल उनको एग्जाम्पशन दे रखा जैसे कि लीगल सर्विसेज टू बिजनेस एंटिटी लेस देन थ्रेशोल्ड लिमिट। लीगल सर्विसेज यानी कि अगर आप लीगल सर्विसेज जैसे लॉयर अगर आप कोई लीगल सर्विसेज दे रहे हो और आपकी लिमिट 20 लाख या 10 लाख जो पर्टिकुलर स्टेट से बिलोंग करते हो उसके नीचे है तो आपको जरूरत नहीं है। जीटीए सर्विसेज टू अनरजिस्टर्ड इंडिविजुअल्स ओनली, तो जीटीए में मैंने बताया कि जीटीए दैट इज गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी। गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी जो होती हैं वो दो तरह के हो सकते हैं, एक तो होते हैं जो अपना सर्विसेज बिजनेस हाउस को देते हैं, जैसे कि मान लो आपकी कंपनी में जितने भी एम्प्लॉय हैं उनके आने जाने के लिए कंपनी ने क्या कर रखा है, एक बस हायर कर रखी है। तो जो बस सर्विस प्रोवाइडर है दैट इज ट्रांसपोर्ट एजेंसी। तो ट्रांसपोर्ट एजेंसी जो आपको सर्विस ऑफर कर रही है, कंपनी को ऑफर कर रही है कि आपके एम्प्लॉय को एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पे ट्रांसपोर्ट किया जाएगा। तो ऐसे केसेस में जो ट्रांसपोर्ट एजेंसी है वो डील जो कर रही है वो कंपनी टू कंपनी हो रहा है, यानी B2B केसेस है। अगर वो B2B केसेस है तो डेफिनेटली उनको कंपलसरी जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना ही पड़ेगा। लेकिन अगर वही ट्रांसपोर्ट एजेंसी अपना कंपनी में बस नहीं लगाती है बल्कि नॉर्मल पैसेंजर को ट्रैवल कराती है, जैसे रूरल साइड में एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन अगर वो अप एंड डाउन करते हैं तो ऐसे केसेस में उनका जो सारा का सारा जो सर्विसेज हो गया वो अनरजिस्टर्ड पार्टी को जा रहा है, वो किसी रजिस्टर्ड कंपनी को नहीं हो रही है। तो इस केस में अगर टर्नओवर उनका उतना नहीं है तो उनको रजिस्ट्रेशन करना कंपलसरी नहीं बनता है। तो आगे नेक्स्ट उसी को कंटिन्यू करते हैं। पर्सन हु सप्लाई गुड्स एंड सर्विसेज other than supply specified under section that is subsection 5 of section 9 through such electronic commerce that is e-commerce who is required to collect taxes at source, यानी कि वो पर्सन जो ई कॉमर्स के थ्रू प्रोडक्ट सेल करते हैं और या फिर ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म जहाँ पे टीसीएस यानी कि जैसे नॉर्मल टीडीएस होता है उसी तरह से टीसीएस कलेक्ट करते हैं। हालांकि अभी जो रिसेंट चेंजेस हुए तो इस केसेस में भी टीसीएस एप्लीकेबल हो गया अदर देन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के अलावा भी। अब नॉर्मल जो बायर है उनको भी टीसीएस कलेक्ट करना है, वो टीसीएस हम कभी किसी और टॉपिक में कवर करेंगे। बट यहाँ पे एग्जेम्पशन क्या दी हुई है, सप्लायर अदर देन सप्लायर एज गिवन इन सबसेक्शन 9(5) प्रोवाइडिंग सर्विसेज थ्रू एन ई कॉमर्स ऑपरेटर इफ एग्रीगेट टर्नओवर डज नॉट एग्जिस्ट। ऑब्वियस बात है टर्नओवर तो देखना ही पड़ेगा, अगर वो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के थ्रू प्रोडक्ट सेल करते हैं अगर उनका टर्नओवर अबव नहीं जा रहा है तो उनको जरूरत नहीं है रजिस्ट्रेशन करने की। एवरी इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर चाहे वो अमेजोन हो चाहे फ्लिपकार्ट हो चाहे ईबे हो चाहे कोई भी हो उनको तो जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करना कंपलसरी है। OIDA दैट इज कॉल्ड ऑनलाइन इंफॉर्मेशन डेटा एजेंसी, यानी कि जो क्लाउड सर्विसेज होती है, क्लाउड सर्विस को जो होता है वो प्रोवाइडिंग टू एन अनरजिस्टर्ड पर्सन। इसमें क्या दिया हुआ, एग्जेम फ्रॉम फाइलिंग एनुअल रिटर्न एंड रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट प्रिस्क्राइब इन सेक्शन 44 एंड 44, यानी कि ये लोग को रजिस्ट्रेशन करना तो कंपलसरी है लेकिन इनको एनुअल रिटर्न फाइलिंग करना एक ऑप्शनल है। ऑप्शनल इन द सेंस कंपलसरी नहीं है, उनको फाइलिंग करना चाहे तो कर सकते हैं और एल्स दे कैन लीव एनुअल रिटर्न फाइलिंग। सच अदर पर्सन और क्लास ऑफ पर्सन एज मे बी नोटिफाई द सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट, और भी बाकी लोग हो सकते हैं जहाँ पे गवर्नमेंट को लगता है कि नहीं इस ये पार्टी जो है बाकी किसी कैटेगरी में फिट नहीं हो रही है। अगर बाकी किसी कैटेगरी में फिट नहीं हो रही है तो क्या ये जीएसटी में रजिस्टर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, दैट गवर्नमेंट विल डिसाइड एंड गवर्नमेंट विल नोटिफाई अकॉर्डिंग टू द नोटिफिकेशन एंड डिफरेंट अकॉर्डिंग टू द क्राइटेरिया। सो कंपलसरी रजिस्ट्रेशन क्या होता है, किस केसेस में होते हैं और किसको एग्जेम्पशन मिली हुई है
वो भी देख लिया। व्हाट इज कैजुअल टैक्सेबल पर्सन यानी कि नॉर्मल टैक्सेबल पर्सन, रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन और नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन। कैजुअल मीन्स एक पर्सन जो मैं भी हो सकता हूँ, आप भी हो सकते हो, बट रेसिडेंट कौन होता है, नॉन रेसिडेंट कौन होता है। आई होप यू आर क्लियर विद दैट कि मतलब रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन कौन होता है, नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन कौन होता है। कैजुअल मीन्स हु ओकेजनली अंडरटेक ट्रांजेक्शन इन्वॉल्विंग सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बोथ इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ द बिजनेस, यानी कि बिजनेस के लिए काम होता है इन द स्टेट और एनी यूनियन टेरिटरी वेयर नो फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस। अ नॉर्मल नॉन रेसिडेंट पर्सन मीन्स अ पर्सन हु ओकेजनली, कभी कभार मतलब वो भी कभी कभार दोनों, undertake the transaction involving the supply of goods services both, who has no fixed place of business or residence in India। उसका कोई भी फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है और उसका कोई भी प्रेजेंस इंडिया में नहीं है। बट यहाँ पे क्या होता है, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन में क्या होता है, उसका कोई फिक्स प्लेस बिजनेस नहीं होगा, बट उसका ऑफिस की बात है रेसिडेंस तो इंडिया में होगा। तो कैजुअल टैक्सेबल पर्सन हो गया जो सप्लाई करेगा और जो टैक्सेबल प्रोडक्ट सप्लाई करेगा, और नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन भी हो गया जो जिसका कोई यहाँ पे मतलब प्रेजेंस नहीं होगा इंडिया में, उसका कोई फिक्स प्लेसेस नहीं होगा। अप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन अप्लाई एटलीस्ट 5 days प्रायर टू द कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, 5 दिन पहले बताना रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। और कैजुअल टैक्सेबल पर्सन अगर चाहे तो दैट इज कैजुअल टैक्सेबल, यानी कि वो हो गया कि आप जो रजिस्ट्रेशन करते हो वो सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है, लेट्स से 3 months 90 days के लिए वैलिड होता है। और shall make an advance deposit of tax separate simple form non resident PAN TAN और not mandatory for non resident, ये लोग के लिए कंपलसरी नहीं है। तो ये कैजुअल एंड नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन वो हो गए जो सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए कहीं का जीएसटी रजिस्ट्रेशन अगर लेना चाहे तो ले सकते हैं और उसकी वैलिडिटी होती है 30 days की। तो ये कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन कौन हो गए, कैसे हो गए, ये बता दिया। अब ऐसे में सोचो कि ये कैजुअल टैक्सेबल पर्सन 30 days के 90 days के लिए जीएसटी रजिस्ट्रेशन क्यों लेगा। ये क्यों लेगा, इसके पीछे रीजन ये हो सकता है कि मान लो कोई कंपनी है जो अपना इवेंट ऑर्गेनाइज करना चाहती है किसी दूसरे स्टेट में जहाँ पे जीएसटी रजिस्टर्ड नहीं है, तो वहां पे इवेंट ऑर्गेनाइज करेंगे तो वो ऑब्वियस बात है जो इवेंट के लिए कुछ खर्चे होंगे वहां के लोकल वेंडर से परचेज किया जाएगा। अब ऐसे केसेस में अगर लोकल वेंडर प्रोडक्ट सप्लाई करेंगे तो जो जीएसटी चार्ज करेंगे वो सब सर्विसेज देंगे, जीएसटी चार्ज करेंगे, तो अकॉर्डिंगली वहाँ का सीजीएसटी एसजीएसटी ये सब चीजें चार्ज करेंगे। और अगर मान लो वहाँ के कुछ होटल में या फिर फूड रिलेटेड या फिर कुछ रिलेटेड सर्विसेज लेते तो वहाँ का लोकल सीजीएसटी एसजीएसटी चार्ज होगा, तो वो क्या होगा, अननेसेसरी का उनका लैप्स में आएगा और कॉस्टिंग उसकी बढ़ती जाएगी। सो फॉर बेटर अगर लगता है कि नहीं अगर मैं रजिस्ट्रेशन लेता हूँ इसका बेनिफिट ले सकता हूँ, सो दे कैन ऑफ फॉर कैजुअल रजिस्ट्रेशन, यानी कि जिसका 90 days का रजिस्ट्रेशन वो ले सकते हैं। इफ दे वांट टू इंक्रीज दैट इज एक्सटेंड तो एक्सटेंड भी करा सकते हैं, बट उसके लिए प्रोसेस क्या है, उसके लिए एडवांस पेमेंट करना पड़ेगा, उनके लिए अपना डिटेल सबमिट करना पड़ेगा एंड देन आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम वो ऑटोमेटिकली इनवैलिड हो जाता है, वो जीएसटी रजिस्ट्रेशन क्या हो जाता है, इनवैलिड हो जाता है अगर रिन्यूअल नहीं होता है तो। OIDAR सर्विसेज यानी कि ऑनलाइन इंफॉर्मेशन डेटाबेस एक्सेस और रिट्राइवल सर्विसेज, यानी कि क्लाउड सर्विसेज है जो आप एक जगह पे जहाँ पे डेटा स्टोर होता है आप उसको कहीं से भी किसी भी लोकेशन से उसको एक्सेस कर सकते हो। जैसे कि ऑनलाइन गेमिंग हो गया, प्रोविजन ऑफ ई बुक कहाँ पे स्टोर है लेकिन आप कहीं से भी पढ़ सकते हो। जैसे कि ये वीडियो मैंने कहाँ पे स्टोर कर रखा है आप लेकिन कहीं से भी उसको एक्सेस करके देख रहे हो, सुन रहे हो उसको। अदर इंटेंजिबल थ्रू टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क और इंटरनेट ऑनलाइन सप्लाईज ऑफ डिजिटल कंटेंट लाइक मूवी, जैसे कि अपना हॉटस्टार हो गया, अमेजोन हो गया, नेटफ्लिक्स हो गया। तो ये सब चीजें जो होती है एक तरह के OIDAR सर्विसेज में आते हैं। एडवर्टाइजिंग ऑन द इंटरनेट, प्रोवाइडिंग क्लाउड सर्विसेज, प्रोवाइडिंग डेटा इंफॉर्मेशन, रिट्राइवल अदरवाइज। सो डिजिटल डेटा स्टोरेज दैट इज समथिंग लाइक OIDAR सर्विसेज, जिसको हम लोग ऑनलाइन इंफॉर्मेशन डेटाबेस बोलते हैं। आप सिंपल लैंग्वेज में समझो, जैसे अभी आपने देखा रहेगा बहुत सारी मूवीज जो हैं ड्यूरिंग द लॉकडाउन पीरियड, बहुत सारी ऐसी मूवीज हैं, सीरीज हैं जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे रिलीज हो रही हैं। हालांकि उन्हें रिलीज होना था थिएटर में, बट ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ थिएटर सो दे आर रिलीजिंग देयर कंटेंट ऑन दैट OTT प्लेटफॉर्म। सो ये जो प्लेटफॉर्म पे सर्विसेज प्रोवाइड हो रही है उसको हम एक तरह का ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन डेटाबेस एक्सेस एंड रिट्राइवल सर्विसेज बोल सकते हैं, यानी कि OIDAR सर्विसेज बोल सकते हैं। तो ऐसे केसेस में क्या होता है, OIDAR सर्विसेज में रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस क्या है वो हम आगे देखेंगे। उससे पहले हम देखते हैं वॉलेंट्री रजिस्ट्रेशन। वॉलेंट्री रजिस्ट्रेशन मतलब कंपलसरी रजिस्ट्रेशन करना। एक बिजनेस हाउस डिफरेंटली टर्म के हिसाब से वो
दैट इज 20 लाख या फिर 40 लाख का जो रजिस्ट्रेशन है, अगर वो फॉल नहीं करता है तो उसके लिए वो ऑप्शनल है कि वो चाहे तो जीएसटी का रजिस्ट्रेशन करे या ना करे, बट दोज आर कवर अंडर सेक्शन 22 एंड सेक्शन 24। बट अगर अ पर्सन डू नॉट लायबल टू बी रजिस्टर अंडर सेक्शन 22 और सेक्शन 24, अगर एक पर्सन जो कि सेक्शन 22 एंड सेक्शन 24 जो कि हमने डिस्कस किया कि 20 लाख 40 लाख या फिर 10 लाख स्पेशल कैटेगरी के हिसाब से अगर वो नहीं फॉल करा तो रजिस्ट्रेशन नहीं करेगा, बट मे गेट हिमसेल्फ रजिस्टर्ड वॉलेंटरली, यानी कि लेकिन अगर वो चाहे तो भले ही उसका टर्नओवर अबाव नहीं जा रहा है लेकिन चाहे तो अपने आप को रजिस्टर कर सकता है, यानी कि वो कहलाता है वॉलेंट्री रजिस्ट्रेशन। जैसे कि एग्जांपल मान लो आपका एक बिजनेस हाउस है, आपका छोटा सा बिजनेस हाउस है, टर्नओवर आपका महाराष्ट्र में 20 लाख का लिमिट है एग्जांपल के तौर पे सर्विस, लेकिन आपका टर्नओवर जो है ऑब्वियस बात है 10 लाख ही है, बट अगर आप चाहो तो अपना जीएसटी रजिस्टर कर सकते हो। सिमिलरली जैसे कि मैंने बताया कि अगर आप कहीं पे दूसरा जगह पे स्टेट में सप्लाई करोगे तो अगर आपका टर्नओवर 40 लाख है उसके बिलो है, बट फिर भी अगर आप नहीं करोगे रजिस्ट्रेशन तो ऑब्वियस सी बात है सामने वाली पार्टी आपसे प्रीफर नहीं करेगी, बिकॉज आपकी कॉस्टिंग उनको पार्टी को सामने वाली पार्टी को एज ए इनपुट टैक्स क्रेडिट बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। तो ऐसे केसेस में दे विल लुक आफ्टर कि सम सप्लायर जो कि जीएसटी चार्ज करे लेकिन उसका एज ए इनपुट टैक्स क्रेडिट बेनिफिट मिल सके। सो ऐसे केसेस में आपको टू अवॉइड सच लॉसेस, टू अवॉइड सच सिनारियो, तो बहुत सारे पार्टीज जो होती हैं वो वॉलंटरी अपने आप को रजिस्टर कर लेते हैं जीएसटी में, भले ही उनका टर्नओवर दैट इज क्रॉस हो रहा है या नहीं हो रहा, उनको एग्जेम्प्ट है बट फिर भी अपने आप को जीएसटी में रजिस्टर कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन। नेक्स्ट आता है सुओ मोटो रजिस्ट्रेशन। सुओ मोटो रजिस्ट्रेशन मैंने पहले ही डिस्कस किया, ये वो केसेस होता है जहां पे कंपनी का टर्नओवर, बिजनेस का टर्नओवर क्रॉस हो चुका है और क्रॉस होने के बाद फिर भी उसने अपना जीएसटी का रजिस्टर नहीं कराया तो डिपार्टमेंट ऑफिसर सामने से ही सुओ मोटो कॉज लेते हुए उनको एक नोटिस जारी करेगा फॉर रजिस्ट्रेशन और उसका प्रोसेस स्टार्ट करेगा। जी यहाँ पे लिखा हुआ है वेयर अ पर्सन हु इज लायबल टू बी रजिस्टर अंडर दिस एक्ट fails to obtain registration, the proper officer may proceed to register such person on a temporary basis and issue an order form GST registration number form 12। तो वो एक टेम्पररी रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस स्टार्ट कर देगा यूजिंग फॉर्म जीएसटी रजिस्ट्रेशन 12 फॉर्म। सो सामने से रजिस्टर ऑफिसर ही उसका एक्शन लेगा, बिकॉज सामने वाला पार्टी भले ही लिमिट क्रॉस हो गई लेकिन अगर रजिस्टर नहीं करता है तो ऐसे केसेस में कम डिपार्टमेंट ऑफिसर सामने से ही एक्टिविटी परफॉर्म करना स्टार्ट करता है। रजिस्ट्रेशन विल बी इफेक्टिव फ्रॉम द डेट ऑफ सच ऑर्डर, जिस दिन ऑफिसर ऑर्डर निकालेगा उस दिन से ही प्रोसेस या फिर रजिस्ट्रेशन विल बी इफेक्टिव माना जाएगा। द रजिस्टर्ड पर्सन शैल अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन विद इन अ पीरियड ऑफ 90 डेज ऑफ सच ऑर्डर। ऑर्डर देने के 90 डेज के अंदर बाय डिफॉल्ट उस बिजनेस हाउस को, उस कंपनी को अपने आप को जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करना ही होगा। If an appeal has been filed against such order, then the registered person shall make an application for registration within the period of 30 days from the date of such order, uploading the liability of registration। अगर किसी तरह कोई अपील की जा रही है या फिर कुछ टाइम लिमिट मांगा जा रहा है, कुछ किसी तरह का डिस्प्यूट है, तो इस केसेस में डेट को एक्सटेंड भी किया जा सकता है। डेट ऑफ इफेक्टिव रजिस्ट्रेशन शैल बी फ्रॉम द डेट ऑफ जीएसटी रजिस्ट्रेशन फॉर फॉर्म नंबर 12। इफेक्टिव डेट तो वही होगा जो हमने डिस्कस किया था कि जिस दिन ऑफिसर वो ऑर्डर निकालेगा और रजिस्ट्रेशन फॉर्म इशू करेगा। तो सुओ मोटो रजिस्ट्रेशन वो होता है जहां पे कंपनी खुद रजिस्टर नहीं करती है बट सामने से ऑर्डर आता है रजिस्ट्रेशन करने के लिए और टेम्परेरी बेसिस पे रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट कर दिया जाता है, बट अकॉर्डिंग टू दैट कंपनी को एक्शन लेते हुए अपने आप को जीएसटी में रजिस्टर करना कंपलसरी हो जाता है विद इन गिवन पीरियड ऑफ टाइम। पर्सन नॉट लायबल टू बी रजिस्टर्ड। कौन कौन ऐसे पर्सन हैं जो जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करने के लिए कंपलसरी लायबल नहीं है? अ पर्सन एक्सक्लूसिवली सप्लाइंग गुड्स और सर्विसेज दैट इज होली एग्जेम्प्ट फ्रॉम द टैक्स और नॉट लायबल टू टैक्स। कोई पर्सन ऐसे प्रोडक्ट को सप्लाई करता है या सर्विसेज देता है जो कि कंप्लीटली सर्विस में नहीं, अदर इज टैक्सेबल सर्विस में या फिर टैक्सेबल गुड्स में नहीं आते हैं, जो पूरी तरह से एग्जेम्प्ट है। एग्रीकल्चरिस्ट टू द एक्सटेंट ऑफ सप्लाई ऑफ द प्रोड्यूस फ्रॉम लैंड एंड नोटिफाइड पर्सन, यानी कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको गवर्नमेंट ने स्पेशल छूट दे रखी है। नोटिफाइड पर्सन एग्जेम्प्ट फ्रॉम द रजिस्ट्रेशन, वो कौन कौन से पर्सन है? पर्सन हु आर एंगेज इन रेंडरिंग टैक्सेबल सर्विसेज विच इज लायबल फॉर जीएसटी अंडर
रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म जैसे कि GTA, लॉयर्स, नोटिफाइड पर्सन एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द रजिस्ट्रेशन, मतलब ये लोग को चाहो तो रजिस्ट्रेशन ले या ना ले, बट बेस्ड ऑन टर्नओवर, उनको मैंने बताया था अगर B2B केस है या फिर जो उनका टर्नओवर प्रोसेस फॉलो होता है तो इनके लिए क्या हो सकता है, टर्नओवर अगर लेते हैं दैट इज GST रजिस्ट्रेशन लेते हैं, नहीं लेते तो उनको एग्जेम्प्ट भी कह सकते हैं, यानी कि उनके लिए नोटिफाइड किया हुआ है। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन मेकिंग टैक्सेबल सप्लाई ऑफ हैंडीक्राफ्ट, जैसे मैंने पहले डिस्कस किया, अगर वो हैंडीक्राफ्ट सप्लाई करता है विच इज लेस देन 20 लाख और 10 लाख दैट इज ड्यूरिंग प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर, जैसे इसमें कार्बेट फूड प्रोडक्ट, बैम्बू कॉयल प्रोडक्ट, अगर ये सब चीजों से हैंडीक्राफ्ट बनाया हुआ है पर्सन और वो बिलो लिमिट है तो डेफिनेटली वो चाहे तो रजिस्ट्रेशन ना ले। जॉब वर्कर मेकिंग इंटरस्टेट सप्लाई टू रजिस्टर पर्सन प्रोवाइडिंग दे आर नॉट रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 22 और नॉट प्रोवाइडिंग सर्विसेज इन रिलेशन टू ज्वेलरी, गोल्ड स्मिथ, सिल्वर स्मिथ, यानी कि बंदा कोई ज्वेलरी से रिलेटेड काम नहीं कर रहा है बट जॉब वर्कर है, नॉर्मल प्रोडक्ट की सप्लाई कर रहा है, जिसको टर्नओवर क्रॉस नहीं हो रहा है तो ऑब्वियस सी बात है वो चाहे तो GST में रजिस्ट्रेशन ना करे। बट इफ इट इज दे आर डीलिंग इन ज्वेलरी, गोल्ड स्मिथ, सिल्वर स्मिथ, ये सब चीजें दैट इज वो सुनार का काम कर रहे हैं, दैट इज रिलेटेड टू गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, अदर ज्वेलरी के रिलेटेड कर रहे हैं तो बाय डिफरेंटली उनको GST में रजिस्टर करना ही पड़ेगा। Person making interstate supply of taxable services where the aggregate value of such supply does not exceed 20 lakhs and 10 lakhs, yes, तो बाय डिफॉल्ट है कि अगर टर्नओवर क्रॉस नहीं होता है तो ऑब्वियस सी बात है रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है। पर्सन प्रोवाइडिंग सर्विसेज थ्रू ई-कॉमर्स ऑपरेटर हु इज रिक्वायर्ड टू कलेक्ट टैक्सेस सोर्स 52 देयर टर्नओवर इज लेस देन 20 लाख 10 लाख दे आर एग्जेम्प्टेड। ओके, तो रजिस्टर अभी तो हमने बात कर लिया कि कौन कौन से ऐसे पर्सन है जो GST में जिनको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन करना है, कौन कौन से पर्सन जो नोटिफाइड है जिनको एग्जेम्प्टेड है, एंड अपने टर्नओवर में क्या क्या चीजें काउंट होती है, थ्रेशोल्ड लिमिट कैसे चेक करना, ये सारी चीजें अब हमने देख ली है। अब हम देखते हैं कि एग्जैक्टली GST का रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, प्रोसेस क्या है रजिस्ट्रेशन करने का। सिंपल तरीका है, जैसे कि केस 1 जनरल रजिस्ट्रेशन नॉर्मल देखा जाए तो मल्टीपल प्लेस ऑफ बिजनेस, TDS, TDCS, TCS डिडक्टर, ये चीजें अलग अलग रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, जैसे कि नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन, OID है दैट इज ऑनलाइन इंफॉर्मेशन डेटा एक्सेस। तो आप एक सिंपल तरीके से देखो, आपके पास ज्यादा केसेस जो आएंगे वो जनरल रजिस्ट्रेशन के ही आएंगे। जनरल रजिस्ट्रेशन में आपको रजिस्टर करने के लिए सबसे पहले क्या क्या चीजें जरूरत होती है, जैसे पैन कार्ड हो गया, विल बी वैलिडेटेड थ्रू CBEC 10 और TDS डिडक्टर, मोबाइल नंबर, ईमेल ID, आधार नंबर, स्टेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, टेम्पररी यूजर ID विल बी जनरेटेड। तो इसमें क्या होगा, ये बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको पहले फिलअप करनी होगी। तो पार्ट ए में आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन डालनी है, पार्ट बी में जो है आपको आपके पूरे डिटेल दैट इज डॉक्यूमेंट जितने भी अपलोड करने। तो इससे क्या होगा, आपके डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद पूरा का पूरा प्रोसेस करने के बाद आपको एक टेम्परेरी रेफरेंस नंबर आता है दैट इज कॉल्ड अपना AR नंबर आता है, एक्नॉलेजमेंट रेफरेंस नंबर आता है, जिससे आप यूज कर सकते हो एज अ टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन नंबर। तो प्रोसेस ऐसा है, पार्ट 1 में क्या होता है, आपके पास डिटेल पैन नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस अपलोड किया, आपको एक टेम्परेरी रेफरेंस नंबर मिल गया। टेम्परेरी रेफरेंस नंबर यूज करते हुए आपको पार्ट बी फिलअप करना है, जिसमें आपको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हो गया, डिटेल हो गया, प्लेस ऑफ बिजनेस हो गया, पूरी डिटेल फिलअप करनी है पोर्टल पे आपका। उसके बाद से फिर आपको एक फॉर्म इशू किया जाता है दैट इज GST रजिस्ट्रेशन फॉर्म टू एक्नॉलेजमेंट। इफ इट इज अगर एक्सेप्टेड है, सब कुछ है, ओके है, तो आपको ये एक्सेप्ट करके आपको रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट, एक्नॉलेजमेंट कॉपी आपको मिल जाती है। सो प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन वही फॉर्मेट GST रजिस्ट्रेशन नंबर 1 आपने अप्लाई किया। आपको अगर कुछ तरह कुछ डाउट है तो 3 दिन के अंदर आपको करेक्शन करने का, कोई अगर मान लो एग्जांपल आपने जो फॉर्म डॉक्यूमेंट सबमिट किया था अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम्स है, कुछ चीजें हैं, करेक्शन है, तो डिपार्टमेंट की तरफ से आपको एक रिप्लाई आएगा, जिसको रिप्लाई आपको विद इन 7 डेज के अंदर आपको सबमिट करना होगा कि ये फॉर्म गलत है, ये फॉर्म गलत है, ये वापस री अपलोड करना है, यानी करेक्शन आपको करके देने होंगे। तो जो डिपार्टमेंट ऑफिसर अगर लगता है कि जो भी आपने डॉक्यूमेंट दिया वो चाहे तो एक्सेप्ट कर सकता है दैट इज GST रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट फॉर्म GSTR 06, या फिर अगर वो चाहे तो वो 0 फॉर्म की तरह रिजेक्ट कर देगा बिकॉज उसको इन्फॉर्मेशन सफिशिएंट नहीं लगी। तो आप जो भी इन्फॉर्मेशन दोगे दैट मे बी एक्सेप्टेड, दैट मे नॉट बी एक्सेप्टेड, डिपेंडिंग ऑन दैट केस टू केस। अगर आपका डॉक्यूमेंट प्रॉपर वैलिडेटेड, डेफिनेटली GST ऑफिसर क्यों उसको ना करेगा। इफ इट इज नॉट एक्सेप्टेबल, यानी अगर उसमें कुछ डाउट है, इनकम्प्लीट है, डेफिनेटली आपका GST जो रेफरेंस नंबर मिला हुआ वो आपका इनवैलिड हो जाएगा। तो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इशू करने के बाद आपका जो GST नंबर होता है दैट इज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, दैट इज कॉल्ड रजिस्ट्रेशन फॉर्म नंबर 06।
जिसमें आपका जीएसटी नंबर, आपका डिटेल सारा का सारा होता है। तो उसमें जीएसटी नंबर में 15 डिजिट के कोड होते हैं। स्टार्टिंग के 2 डिजिट आपकी स्टेट कोड है, देन आफ्टर आपका पैन नंबर है, फिर आपका आता है एंटिटी कोड, और ये लास्ट में चेक सम, यानी कि इसको ब्लैंक रखा हुआ है, फिलहाल अभी इसका यूज कुछ भी नहीं कर रखा है उन्होंने। तो ये फॉर्मेट में 15 डिजिट का आपका जीएसटी नंबर आपको इशू किया जाएगा। द सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन शैल बी डिस्प्ले इन द प्रोमिनेंट प्लेस ऑफ ऑल द बिजनेसेस। आपने देखा रहेगा जो जीएसटी में रजिस्टर्ड है उन्होंने अपना जीएसटी नंबर अपने घर के आगे, सॉरी दुकान के आगे, अपने शॉप के आगे, अपने ऑफिस के आगे डिस्प्ले कर रखा है, बिकॉज ये रूल के हिसाब से आपको अपना जीएसटी नंबर प्लेस करना होता है। अच्छा, यहाँ पे एक किसी ने मुझसे क्वेरी पूछी थी, तो इसमें इसका जवाब तो मेरे पास भी नहीं था। जीएसटी डिपार्टमेंट कहता है कि आपको अपना जीएसटी नंबर हर जगह पे डिस्प्ले करना होगा, आपके शॉप के बाहर, आपके ऑफिस के बाहर, सब जगह पर। और यहीं पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहता है कि आपको अपना पैन नंबर किसी को डिस्प्ले करने की जरूरत नहीं है, आपको बताना नहीं है। बट सवाल यह आता है कि जीएसटी नंबर में तो बाय डिफॉल्ट आपने देखा है ये पैन नंबर तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट होता है, तो पैन नंबर तो दिख गया, तो जीएसटी नंबर में पैन नंबर छुपा हुआ है, तो क्या समझे हम, दिखाना है या नहीं दिखाना है? सॉरी, मेरे पास भी इसका आंसर नहीं है, बट अभी जीएसटी के हिसाब से अपने को डिस्प्ले करना है तो अपने को डिस्प्ले करना पड़ता है, बिकॉज जीएसटी अगर हम डिस्प्ले नहीं करेंगे तो हमें एज ए सो कॉज नोटिस इशू किया जाएगा अगर इनको इन्फॉर्म हो जाता है तो। बट इनकम टैक्स में अभी तक क्या इसका रूल्स प्रोविजन है वो अभी तक क्लियर कट आइडिया नहीं है। फिजिकल वेरिफिकेशन, अगर बिजनेस दैट इज जीएसटी ऑफिसर को लगता है कि जो डॉक्यूमेंट आपने सबमिट किए हैं और आपने जो भी फिजिकल वेरिफिकेशन की जरूरत पड़ती है कि नहीं इसका ऑफिस जाके विजिट करना ही चाहिए और विजिट करना के देखना ही चाहिए कि वेदर डॉक्यूमेंट्स आर प्रॉपर और नॉट, तो ऐसे केसेस में जीएसटी ऑफिसर चाहे तो वो आपका ऑफिस फिजिकली वेरीफाई करने भी आ सकता है। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये हो गया कि डेफिनेटली आपका ऑफिस एड्रेस जो आपने मेंशन किया है वो एक्चुअल में एग्जिस्ट करना चाहिए और उसके जो भी डॉक्यूमेंट आपने सबमिट किए उसके रिलेटेड वो प्रॉपर होने चाहिए, और मतलब विद इन वेरिफिकेशन यानी कि विथ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ। सो दैट मे बी केस जहाँ पे फिजिकल विजिट हो सकती है। तो अगर आपने जीएसटी रजिस्ट्रेशन किया रहेगा और आपने कभी किसी का जीएसटी सर्च किया रहेगा पोर्टल पे, तो वहाँ पे एक लिख के आता है ऑफिस विजिट हुआ है या नहीं हुआ। अगर हुआ रहेगा तो वहाँ पे यस आएगा, मतलब किसी ऑफिसर ने आपका ऑफिस विजिट किया रहेगा तो वहाँ पे यस आएगा, अगर विजिट नहीं किया है तो अभी तक नो आएगा। तो वहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, लेकिन अभी तक मैंने किसी का देखा नहीं कि किसी का अपडेट हुआ कि ऑफिस विजिट हुआ है या नहीं हुआ है। फॉर्म्स प्रिस्क्राइब फॉर द अदर रजिस्ट्रेशन, और बाकी जैसे कि नॉर्मल रजिस्ट्रेशन तो हो गया। फॉर ऑब्टेनिंग अ सेपरेट रजिस्ट्रेशन इन द सेम स्टेट, अगर सेम स्टेट में ही दूसरा जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना है तो वापस से आपको रीअप्लाई करना पड़ेगा, दैट इज रजिस्ट्रेशन फॉर्म 01। टीसीएस टीडीएस के लिए 07 एंड नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन के लिए 09, ओआईडीआर के लिए 10 दैट इज 10 रजिस्ट्रेशन फॉर्म नंबर 10 एंड एनआरटीओ कैजुअल टैक्सेबल पर्सन के लिए रजिस्ट्रेशन 11, और सुओ मोटो रजिस्ट्रेशन यानी कि जहां पे ऑफिसर सामने से रजिस्ट्रेशन के लिए इंसिस्ट करेगा एज पर लॉ के हिसाब से, तो वहां पे रजिस्ट्रेशन फॉर्म नंबर 12। प्रोसेस क्या है रजिस्ट्रेशन करने का? आप जीएसटी पोर्टल लॉगिन करो, सर्विसेज में जाओ, न्यू रजिस्ट्रेशन, आपको डिटेल फिलअप करना है। आई एम अ टैक्स पेयर, मेरा स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, लीगल नेम, नाम एंड ईमेल आईडी, फोन नंबर ये एंटर करना है। एंटर करने के बाद मुझे बाय डिफॉल्ट मेरे मोबाइल पे वेरीफाई करने के लिए ओटीपी आता है, ओटीपी एंटर करना है, ईमेल आईडी एंटर करना, दोनों का ओटीपी अलग अलग रहता है। एंटर किया, यू हैव सक्सेसफुली सबमिटेड पार्ट ए। पार्ट ए सबमिट करने के बाद मुझे एक टीआरएन नंबर दैट इज टेम्परेरी रेफरेंस नंबर मेरे मोबाइल पे मेरे मेल आईडी पे आ जाता है, जो कि वैलिड होता है 15 डेज के लिए। 15 डेज के लिए वैलिड है। आफ्टर दैट अगर मेरा वो मैं उसके आगे का पार्ट भी फिलअप नहीं करता हूं तो जो मेरा टीआरएन नंबर है वो बाय डिफॉल्ट क्या आता है, दैट इज इनवैलिड हो जाता है। यहाँ पे टीआरएन नंबर दे रखा है। तो अब टीआरएन नंबर के थ्रू आपको वापस से जाना है पोर्टल पे, सर्विसेज में, रजिस्ट्रेशन न्यू नहीं, पहले आपने न्यू किया था पार्ट ए के लिए, पार्ट बी के लिए आपको सेलेक्ट करना है टीआरएन, यहाँ पे टीआरएन नंबर एंटर करना है, कैप्चा एंटर करना है, प्रोसीड। फिर आपको ईमेल आईडी पे और मोबाइल पे ओटीपी आएगा, एंटर करना है। एंटर करने के बाद आपको ये फॉर्म आपका दिखेगा कि आपने जो आपने ऑलरेडी सेव कर रखा था, ये बाय डिफॉल्ट जिस दिन एक्सपायर होगा 15 दिन के अंदर वो यहाँ पे डेट दिखेगी। आपको एडिट पे क्लिक करना है। एडिट पे क्लिक करने के बाद आपको अपना बिजनेस डिटेल, पार्टनर का डिटेल या फिर प्रमोटर का डिटेल, ऑथराइज सिग्नेचरी, रिप्रेजेंटेटिव, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस, स्पेसिफाई गुड्स, बैंक अकाउंट डिटेल, आधार ऑथेंटिकेशन, वेरिफिकेशन, ये सब चीजें आपको फिलअप करनी होंगी। जैसे कि
यहाँ पे सारे टैब दे रखे हैं, आपको वन बाय वन सारी चीजें यहाँ पे फिलअप करनी है। बिजनेस डिटेल में ऑब्वियस बात है, कंपनी का डॉक्यूमेंट्स, कंपनी का नेचर, नाम, पैन नंबर, मोबाइल नंबर, प्रमोटर में कौन कौन ऑथराइज पर्सन है, प्रमोटर कौन है, पार्टनर कौन है, ऑथराइज सिग्नेटरी, अगर कोई ऑथराइज सिग्नेटरी यानी सिग्नेचर किसके एप्लीकेबल है, रिप्रेजेंटेटिव अगर कोई है तो रिप्रेजेंटेटिव, प्लेस ऑफ बिजनेस, एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस, गुड्स एंड सर्विस क्या है, उनका सैक कोड क्या है, बैंक डिटेल क्या है, स्टेट स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन इफ एनी, एंड लास्ट में आपका विथ सिग्नेचर के साथ या फिर विथ ओटीपी के साथ वेरिफिकेशन आपको करना होता है। अगर आपने पूरा का पूरा सब कुछ सबमिट कर दिया, फिर वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई यानी कि इन द सेंस आपका नाम और प्लेस आपने वेरीफाई किया, सबमिट विथ डिजिटल सिग्नेचर के साथ तो डीएससी, अगर ओटीपी के साथ होता है तो सबमिट विथ ईवीसी। फिर डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट आया, सेलेक्ट किया साइन का, ओटीपी एंटर किया, इन केस ऑफ ईवीसी आपने ओटीपी वैलिड किया और ये हो गया सक्सेसफुली। थैंक यू, आपका रजिस्ट्रेशन पार्ट भी आपने फिलअप कर दिया है। आपका इसका एक्नॉलेजमेंट आपको 15 मिनट्स के अंदर आ जाएगा। एक्नॉलेजमेंट मतलब ये ARN नंबर आ जाता है। ARN नंबर आने से क्या होता है कि आप अब उसको यूज कर सकते हो, बट अभी तक का आपका रजिस्ट्रेशन एक्सेप्ट नहीं हुआ। अब ऑफिसर के पास रिक्वेस्ट की गई है, वहां से अगर कुछ भी डॉक्यूमेंट्स में करेक्शन आते हैं तो वहां से सो कॉज नोटिस इशू किया जाएगा, जिसका रिप्लाई आपको विद इन स्पेसिफाइड टाइम में ही करना होता है। अमेंडमेंट फॉर रजिस्ट्रेशन क्या होता है कि अगर आपने कोई भी चीज़ें सबमिट कर दिया, बाद में आपको लगा कि नहीं मुझे कुछ चेंजेस करने हैं, जैसे कि बिजनेस का नाम चेंज करना है, एड्रेस चेंज करना है और कुछ डायरेक्टर के नाम चेंज करने हैं, तो आपको इसके लिए रजिस्ट्रेशन 14 सबमिट करना होगा विद इन 15 डेज ऑफ चेंज। अमेंडमेंट टू बी इशूड फॉर्म रजिस्ट्रेशन फॉर्म 15 विद इन 15 डेज ऑफ सबमिशन ऑफ द एप्लीकेशन आफ्टर ड्यू वेरिफिकेशन बाय द प्रॉपर ऑफिसर्स। हालांकि अमेंडमेंट आप दैट इज दो तरह के होते हैं, कोर फील्ड एंड नॉन कोर फील्ड। कोर फील्ड यानी कि दैट इज बिजनेस रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, यानी कि जैसे कि आपका ऑफिसर्स के नाम, दैट इज रिप्रेजेंटेटिव के नाम, ऑथराइज सिग्नेटरी के नाम, ये आपको ऑनलाइन सबमिट करने का ऑप्शन नहीं है, इसके लिए आपको फॉर्म सबमिट करना पड़ेगा। बट आपकी इसमें ऑफिसर्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, ऑफिसर इन द सेंस जीएसटी ऑफिसर अगर अप्रूव करेंगे तो ही होगा। बट एक होता है नॉन कोर फील्ड, जैसे कि आप ईमेल आईडी और अपना मोबाइल नंबर भी अगर चेंज करना चाहो तो नॉन कोर फील्ड अमेंडमेंट में जाके आप चेंज कर सकते हो, उसमें किसी जीएसटी ऑफिसर के ऑथेंटिकेशन की जरूरत नहीं पड़ती है। अमेंडमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन मैंने बताया, प्रॉपर ऑफिसर में कॉल फॉर फर्दर इन्फॉर्मेशन, कुछ और भी इन्फॉर्मेशन मांग सकते हैं विद इन 7 डेज ऑफ सबमिशन ऑफ अमेंडमेंट। मतलब ये एक तरह का कम्युनिकेशन, 2 वे कम्युनिकेशन चलते रहेगा जब तक कि जीएसटी ऑफिसर सेटिस्फाई नहीं हो जाएगा विद इन डिफरेंट फॉर्म्स एंड रिप्लाई। कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। अच्छा, अब लास्ट बात आती है, अब आपका जीएसटी तो रजिस्टर्ड हो चुका है, अब अगर आप कैंसिल करना चाहो तो आप कैंसिल क्यों कर सकते हो। पहला आता है वॉलंटरी कैंसिलेशन, कि आपने डिसकंटिन्यू कर दिया बिजनेस। ऑब्वियस बात है, बिजनेस डिसकंटिन्यू हो गया तो आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन तो कैंसिल कर देना चाहिए। बट ऐसे केसेस में कुछ चीज़ें हैं, अगर आप बिजनेस डिसकंटिन्यू करते हो तो आपको कैंसिल करने से पहले कुछ पॉइंट्स ध्यान रखने पड़ेंगे कि आपने सारा का सारा जीएसटी रिटर्न फाइल कर दिया है, किसी भी तरह की कोई लायबिलिटी आपके पास अराइज नहीं होती है, और साथ साथ में आपने एनुअल रिटर्न अपना फाइनल रिटर्न भी फाइल कर दिया है। अगर ये सारी चीज़ें आपने क्लियर कर ली तो आप अपना वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर सकते हो। एंड चेंज इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बिजनेस, अगर आप मान लो बिजनेस का नेचर ही आपने बदल दिया, पूरा का पूरा बिजनेस चेंज हो गया, अपने सब पूरा का पार्टनर वही है लेकिन नाम नंबर डिटेल सब चेंज, तो आपको डेफिनेटली पुराना वाला कैंसिल करना होगा। नो लॉन्गर रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर अंडर सेक्शन 22 और सेक्शन 24। आपको लगा कि नहीं मैंने तो एक्साइटमेंट में आके जीएसटी का रजिस्ट्रेशन ले लिया था लेकिन मैं फंस गया, मैं एक्चुअली फॉल नहीं करता हूँ टर्नओवर के हिसाब से, तो मुझे काम करो कैंसिल ही कर दो, तो आप चाहो तो वो कैंसिल कर सकते हो। तो ये तो बात हो गई वॉलंटरी कैंसिलेशन की। दूसरा आता है एप्लीकेशन इन फॉर्म ऑफ जीएसटी रजिस्ट्रेशन 16 विद इन अ पीरियड ऑफ 30 डेज ऑफ द ऑकरेंस ऑफ द इवेंट वारंटिंग कैंसिलेशन। अभी कैसा हो सकता है कि बहुत सारे ऐसे केसेस भी होते हैं, जैसे कि कुछ केसेस में हुए, कुछ क्लाइंट्स के जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया और उन्हें पता ही नहीं चला। उन्हें पता इसलिए नहीं चला कि बिकॉज बीच में अभी केसेस ऐसे हुए थे स्टार्टिंग में 2018-19 में, 1920 में अभी ऐसे केसेस हुए थे कि बहुत सारे लोगों ने अपना जीएसटी रजिस्ट्रेशन कर तो लिया था लेकिन उनकी रिटर्न फाइलिंग डिले हो रही थी, डिले पे डिले हो जा रही थी और उसका नोटिस भी आया जा रहा था। अब नोटिस आ रहा था तो उनके मेल में नहीं आ रहा था, बल्कि आ रहा था तो वो जिसने जीएसटी का रजिस्टर किया था तो बहुत सारे सीए लोगों ने, टैक्स कंसल्टेंट लोगों ने अपना खुद का रजिस्ट्रेशन नंबर डाल दिया था, मेल डाल दिया था, और ऐसे केस में क्या कम्युनिकेशन नहीं हो पा रही थी। कम्युनिकेशन के चलते क्या ऑफिसर की तरफ से सो कॉज नोटिस आते थे, रिटर्न के रिलेटेड आते थे, लेकिन यहाँ से फाइल नहीं होती थी, तो वहाँ से नोटिस आए कि आपका जीएसटी कैंसिल कर दिया जाएगा। और
हालांकि आगे चल के फिर वो जीएसटी कैंसिल हो जाता है बाय डिफॉल्ट जीएसटी डिपार्टमेंट की तरफ से। जीएसटी डिपार्टमेंट की तरफ से कैंसिल हो गया तो उसमें जो रीजन होते हैं पहले आपको वो सारे क्लियर करने होंगे। लेट्स से जैसे कि उन्होंने कैंसिल किया बिकॉज आपने रजिस्टर अपना रिटर्न फाइलिंग नहीं की मोर देन 6 मंथ। तो मोर देन 6 मंथ अगर आपने रिटर्न फाइलिंग नहीं की तो आपको सारे के सारे रिटर्न फाइलिंग क्लियर करने पड़ेंगे। आपने क्लियर कर दिए तो आप जाके रिवोक कर सकते हो। दैट इज कॉल्ड रिवोक ऑफ कैंसिलेशन ऑफ जीएसटी रजिस्ट्रेशन। यानी कि अगर आपने जीएसटी कैंसिल कर दिया तो आप उसको जाके रिवोक भी कर सकते हो, तो वो रिवोक ऑटोमेटिकली हो जाता है। अगर जीएसटी ऑफिसर को लगता है कि नहीं आपने सारी चीजें कर दी हैं, ओके रिटर्न फाइल हो गया, आप एक लेटर हेड पे लेटर लिख के आप अपलोड कर दो वहां पे पोर्टल पे, एंड जीएसटी ऑफिसर फाइंड ओके इट इज ऑल ओके नाउ, तो ही कैन रिवोक यानी कि कैंसिलेशन ऑर्डर वापस हो सकता है। प्रॉपर ऑफिसर कैन कैंसल रजिस्टर्ड पर्सन हैज कंट्रोवर्टेड सच प्रोविजन एक्ट और रूल्स। मतलब अगर लगता है कि कुछ नियम तोड़े हैं, अ पर्सन पेइंग टैक्स अंडर सेक्शन 10 हैज नॉट फर्निश्ड रिटर्न फॉर देन 3 कंसेक्यूटिव टैक्स पीरियड। अभी तो 6 महीने से पहले 3 महीने हो गया, अगर 3 महीने नहीं करोगे तो एक नोटिस आएगा कि आपने रिटर्न फाइलिंग नहीं किया है। एनी रजिस्टर्ड पर्सन अदर देन पर्सन स्पेसिफाइड हैज नॉट फर्निश्ड द रिटर्न ऑन कंटिन्यूअस पीरियड ऑफ 6 मंथ। एनी पर्सन हु हैज टेकन वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन सेक्शन हैज नॉट कमेंस बिजनेस विद इन 6 मंथ। रजिस्ट्रेशन तो ले लिया लेकिन बिजनेस स्टार्ट ही नहीं किया, तो ऑब्वियस बात है वहाँ पे भी हो जाता है। और जहाँ पे फ्रॉड होता है, मिस स्टेटमेंट होता है, सेपरेशन होता है, विलफुल होता है, जहाँ पे मतलब फ्रॉड के केस के हिसाब से होता है, तो वहाँ पे भी जीएसटी ऑफिसर अपने सामने से एक्शन लेके जीएसटी कैंसिल कर सकता है। इश्यू नोटिस फॉर्म जीएसटी रजिस्ट्रेशन 17, जहाँ पे रिप्लाई टू बी गिवन। एक बार नोटिस आएगा, जो नोटिस का फॉर्म का नंबर होता है 17, जहाँ पे आपको 7 दिन के अंदर उसका रिप्लाई करना होता है। इन फॉर्म 18 इफ फाउंड सेटिस्फैक्ट्री देन ऑर्डर विल बी पास, कि आपका जीएसटी जो कैंसिल का ऑर्डर था वो वापस लिया जा रहा है। अगर नहीं है तो डेफिनेटली दैट विल बी कंटिन्यू, और आपको स्पेसिफाई रीजन के जो स्पेसिफिक रीजन होंगे वो क्लियर करने होंगे। सो ये तो हो गया अपना सारा का सारा पॉइंट्स कवर, जहाँ पे हमने रजिस्ट्रेशन देखा, टाइप्स ऑफ रजिस्ट्रेशन देखा, वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन क्या होता है, सुओ मोटो क्या होता है, एंड टर्नओवर थ्रेशोल्ड लिमिट क्या है फॉर रजिस्ट्रेशन के लिए। सो दिस आर ऑल इम्पॉर्टेंट फैक्टर। जब हम किसी का भी रजिस्ट्रेशन करेंगे तो हमें थ्रेशोल्ड कैसे चेक करना है, हमें उसकी लिमिट कैसे चेक करनी है, एग्रीगेट टर्नओवर कैसे चेक करना है, ये सब चीज़ें हमें कंसीडर करनी पड़ेंगी बिफोर रजिस्ट्रेशन। और किस किस केस में कौन कौन सा रजिस्ट्रेशन अपने को करना चाहिए। बहुत सिंपल है, रजिस्ट्रेशन करना इज नॉट अ टफ डील, बट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू चेक आउट कि यहाँ पे क्या सेक्शन 22 सेक्शन 24 अप्लाई हो रहा है। अगर अप्लीकेबल है तो ही करो। मैं बोलता हूँ अगर वॉलंटरी अगर आपको करना है तो मेक श्योर कि आप प्रॉपरली एक्ट और रूल को फॉलो करो। अगर आपने वॉलंटरी कर लिया है और आप फॉलो नहीं कर रहे हो तो आप प्रॉब्लम में आ सकते हो। सो इट्स बेटर कि अगर आप वॉलंटरी नहीं करो तो बेस्ट रहेगा, बट अगर करते हो तो आप प्लीज एक्ट एंड रूल्स को प्रॉपर तरीके से फॉलो करो। Okay, so this was all about registration. If any further query, any kind of doubt, we are available on this given contact number. Please share your feedback, please share your queries on given mail ID. We will try to revert you back at the earliest. Thank you.